नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा सारा मौर्य एम्पायर के बारे में जितना मेरे पास था मैं आपको बता चुकी हूँ। मौर्य एम्पायर के बाद चलते हैं गुप्त एम्पायर पर, गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश, गुप्त वंश की जो अगर सबसे पहले कहते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो था श्रीगुप्त। लेकिन अगर ये पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो आता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। वास्तविक संस्थापक ये था, ठीक है। श्रीगुप्त की जो उपाधि थी वो श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि भी प्रदान थी, ठीक है। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि भी प्रदान थी, ठीक है। और गुप्त पहले कौन थे? जो कुषाण वंश था ना, जो कुषाण वंश था उनके जो नीचे काम करने वाले थे वो थे, ठीक है। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे और उनके अंडर काम करते थे। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे, ठीक है। वैसे वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, चंद्रगुप्त वन को। सबसे पहले किताबों पे बात चलते हैं किससे हमें पता लगता है गुप्त वंश के बारे में। सबसे पहले आता है विशाखदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और इनकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त की जो किताब है वो है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। विशाखदत्त के बाद आता है शूद्रक, शूद्रक भी एक राइटर हैं जिनकी किताब है मृच्छ कटिकम। और तीसरे वात्स्ययन, इनकी किताब है कामसूत्र, ठीक है। और कालिदास की भी बहुत सारी किताबों में है, किताबों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे जैसे सबसे पहले तो श्रीगुप्त था, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद आते हैं और भी राजा आते हैं। श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आता है घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा फिर रामगुप्त होता है और उसका छोटा भाई होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड हम उसे कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त वन अलग है, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसके शासन की समय सीमा क्या थी? 319 से 350 एडी। और जो दो तरह के कैलेंडर है, एक तो गुप्त कैलेंडर है और एक शक कैलेंडर है। शक कैलेंडर वो है जिसे हम फेमस करते हैं। दोनों के बीच कितने साल का फ़र्क है? 241 ईयर्स का फ़र्क है, ठीक है। जो गुप्त कैलेंडर है वो कितने पहले चलता है? 319 एडी। और शक कैलेंडर कितने पहले चलता है? 78 एडी, ठीक है। किस गुप्त शासक के राज्याभिषेक की तिथि से गुप्त शासन का आरंभ माना जाता है? ठीक है, तो गुप्त शासन का आरंभ सबसे ज़्यादा इन्हीं से हुआ था, चंद्रगुप्त वन से। तो इसी को ही हम मानते हैं। चंद्रगुप्त वन को महाराजाधिराज कहते हैं, चंद्रगुप्त वन को महाराजाधिराज। देखिए, चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त को तो महाराज कहते हैं लेकिन चंद्रगुप्त वन को महाराजाधिराज कहते हैं। उधर सिर्फ महाराज और इधर महाराजाधिराज, ठीक है। और इनकी जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त वन की, वो हुई थी कुमारा देवी से। कुमारा देवी कौन थी? लिच्छवी वंश से थी, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। जो उन्होंने फिर क्या करा था, अपनी वाइफ के नाम से सिक्के चलाए थे जिसको कुमारा देवी सिक्के कहा जाता था, ठीक है। एमपी में एक जगह है, उस जगह पे स्कंदगुप्त का सुप्रिया अभिलेख है। एमपी में स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? सुप्रिया, सुप्रिया अभिलेख है, ठीक है। जिससे हमें पता लगता है कि सुप्रिया अभिलेख के हिसाब से घटोत्कच गुप्त वंश का फाउंडर था। कोई श्रीगुप्त को कह रहा है, कोई घटोत्कच को कह रहा है, कोई चंद्रगुप्त वन को कह रहा है, लेकिन वैसे गुप्त वंश का जो फाउंडर था वो
श्रीगुप्त थे, और अगर वास्तविक फाउंडर बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो चंद्रगुप्त वन थे। ठीक है। चंद्रगुप्त संवत का प्रचलन किस शासक के आने से हुआ? जो गुप्त संवत है ना, वो किसने चलाया था? चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने। ठीक है। चंद्रगुप्त वन ने ही पहली बार चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। लिच्छवी दोहित्र भी चंद्रगुप्त वन को कहते हैं, क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। देखिए, अब समुद्रगुप्त पे मेन कहानी शुरू होती है। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेपोलियन तो बाद में आया और ये एंशिएंट हिस्ट्री पहले। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 के आसपास, 1804 में वो आया था और उसने फ्रांस पर कब्जा किया था। 1815 में उसकी डेथ हो जाती है। 1815 में शायद वो जेल चला जाता है। 1821 में एक युद्ध में उसकी डेथ हो जाती है। वाटरलू का युद्ध होता है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो नेपोलियन बाद में आया था, इसलिए क्योंकि जो आने वाले जिन्होंने रीड करा हिस्ट्री को, उन्होंने समुद्रगुप्त का शासन देखा और नेपोलियन का शासन देखा। अगर इन दोनों को कंपेयर किया और उन्होंने ये बोला कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन की तरह है, मतलब नेपोलियन की तरह है पर वो भारत का नेपोलियन है। और ये कहा किसने था? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है। धरणी बंध भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, जिसके 4th श्लोक में ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आज की वीडियो में फिर बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।